नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आजकल बहुत से लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ऑफिस अफेयर्स और टूटती शादियां। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि भारत में ये ट्रेंड आखिर इतनी तेजी से बढ़ क्यों रहा है। हाँ, और ये सिर्फ कोई बॉलीवुड फिल्मों की कहानी नहीं है, ये सच में हो रहा है हमारे शहरों में, हमारे ऑफिसों में। बिल्कुल। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ वो जो बिजी कॉर्पोरेट लाइफ है उसका साइड इफेक्ट है, या फिर इसके पीछे हमारे समाज और रिश्तों की नींव में ही कोई गहरी दरार आ गई है। यही तो समझना है। आज हम इन्हीं सोर्सेज के आधार पर इस पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि ये समस्या असल में कितनी बड़ी है। हमारे सोर्सेज में कुछ ऐसे किस्से हैं जो वाकई चौंकाने वाले हैं, जैसे गुड़गांव के उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कहानी। हाँ, वो लॉकडाउन वाला केस। हाँ, उसने अपनी गर्भवती पत्नी को उसके घर छोड़ दिया और फिर 2 साल तक कोई खोज खबर नहीं ली। और जब वो बेचारी पत्नी वापस आई तो उसे पता चला कि पति ने तो ऑफिस की एक कोवर्कर से शादी कर ली है। और उनका एक बच्चा भी है। सोचिए उस औरत पर क्या बीती होगी। ये तो एक तरह का मतलब इमोशनल फ्रॉड है। फ्रॉड तो शायद छोटा शब्द है। मुंबई का एक और केस है। एक आदमी ने कोविड से मरने का नाटक किया। अच्छा। हाँ, ताकि वो अपनी पत्नी को छोड़कर अपनी ऑफिस की सहकर्मी के साथ इंदौर में एक नई जिंदगी शुरू कर सके। मतलब लोग किस हद तक जा रहे हैं, ये तो अविश्वसनीय है। और दुख की बात यह है कि ये सिर्फ धोखे तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बात जान लेने तक पहुंच गई है। चेन्नई में एक पुलिस ऑफिसर ने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया अपनी सहकर्मी के लिए। और बैंगलोर की हारिनी का केस, वो तो और भी डरावना है। हाँ, जहां उसके कोवर्कर ने ही उसकी जान ले ली क्योंकि वो बस उस अफेयर को खत्म करना चाहती थी। अलग अलग घटनाएं नहीं है, ये एक पैटर्न है। हाँ, एक पैटर्न है। इकोनॉमिक टाइम्स का एक सर्वे कहता है कि भारत में 34% कर्मचारियों का कभी न कभी ऑफिस अफेयर रहा है। 34%, मतलब हर 3 में से एक इंसान। हर 3 में से एक। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये दिखाता है कि वर्कप्लेस अब सिर्फ काम करने की जगह नहीं रहा। नहीं। ये रिश्तों के बनने बिगड़ने का एक नया मैदान बन गया एक तरह से। और बात सिर्फ अफेयर होने तक की नहीं है। अब इसे छिपाया भी नहीं जा रहा। एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है जो इसे नॉर्मल बना रही है। जैसे वो ग्लीडन ऐप। हाँ, ग्लीडन ऐप, जो खास तौर पर शादीशुदा लोगों के लिए डेटिंग ऐप है। भारत में इसके यूजर्स में 270% का उछाल आया है। आज 28 लाख से ज्यादा भारतीय इस पर है। यही तो सबसे बड़ा कल्चरल शिफ्ट है। जो चीज पहले चोरी छुपे होती थी, अब उसके लिए बाकायदा टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। सही बात है। ग्लाइडन के ही एक सर्वे में 55% शादीशुदा भारतीयों ने माना कि उन्होंने अपने पार्टनर को धोखा दिया है। और इसी वजह से हमारे सोर्सेज में बैंगलोर को भारत की इनफिडेलिटी कैपिटल कहा गया है। बेवफाई की राजधानी। सोचिए, इनफिडेलिटी कैपिटल का टैग। ये बहुत बड़ा है। पर क्या ये सिर्फ कुछ शहरों की कहानी है या लोगों की सोच ही बदल रही है? सोच तो बिल्कुल बदल रही है। उसी सर्वे में 71% महिलाओं और 61% पुरुषों ने ये माना कि वे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को अनैतिक नहीं मानते। अच्छा। हाँ, उनके लिए ये शायद एक पर्सनल चॉइस है, लेकिन इसका एक अंधेरा पहलू भी है। क्या? एनसीआरबी मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि हमारे मेट्रो शहरों में जो कुल हत्याएं होती हैं, पर्सनल चॉइस मान रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ यही वजह हत्या जैसे अपराधों को जन्म दे रही है। बिल्कुल। ये बहुत ही उलझी हुई तस्वीर है। तो सवाल उठता है कि इस आग को हवा कहाँ से मिल रही है? क्या कॉर्पोरेट कल्चर इसका सबसे बड़ा गुनहगार है? गुनहगार कहना शायद ठीक ना हो, लेकिन कॉर्पोरेट माहौल एक बहुत बड़ा एनेबलर जरूर है। सोर्सेस के मुताबिक इसका सबसे पहला कारण है नाइट शिफ्ट और वाइल्ड पार्टीज का कल्चर। हाँ, खासकर आईटी और बीपीओ सेक्टर में। एग्जैक्टली, जहां नाइट शिफ्ट्स बहुत आम है। अब जब आप पूरी रात ऑफिस में होते हैं तो आप अपने परिवार और सोशल सर्कल से वैसे ही कट जाते हैं। और आपका ऑफिस ही आपकी दुनिया बन जाता है। बिल्कुल। और उस दुनिया में फिर होती हैं ऑफिस पार्टीज। टेलीग्राफ का एक सर्वे है जिसमें मुंबई के 89% और बेंगलुरु के 74% कर्मचारियों ने माना कि वो ऐसी पार्टीज में जाते हैं जहां कैजुअल हुकअप्स होते हैं। और 19% ने तो ये भी माना कि उनके ऑफिस अफेयर की शुरुआत ही ऐसी किसी पार्टी से हुई थी। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। जर्नल ऑफ मैरिज एंड फैमिली की एक स्टडी तो सीधे सीधे नाइट शिफ्ट को वैवाहिक संबंधों के लिए टॉक्सिक यानी जहरीला बताती है। टॉक्सिक? हाँ, स्टडी के हिसाब से नाइट शिफ्ट करने वाले कपल्स में तलाक की संभावना डे शिफ्ट वालों के मुकाबले 6 गुना ज्यादा होती है। 6 गुना? ये तो बहुत ज्यादा है। लेकिन सोर्सेज एक और वजह बताते हैं जो इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली है। कौन सी? करियर ग्रोथ के लिए अफेयर। एक मिनट,
क्या वाकई लोग प्रमोशन के लिए अफेयर कर रहे हैं? ये सुनने में थोड़ा फिल्मी लग सकता है, लेकिन आज के मुश्किल जॉब मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में से समझना जरूरी है। अच्छा। सोर्सेज बताते हैं कि 75% भारतीयों के पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है और नौकरियां लगातार जा रही हैं, तो एक असुरक्षा का माहौल बहुत ज्यादा है। सही बात है। इसी माहौल में एक सर्वे में ये बात सामने आई कि 55% वर्कप्लेस अफेयर्स एक कर्मचारी और उसके बॉस के बीच होते हैं। बॉस के साथ? हाँ, और साइनोवेट नाम की एक रिसर्च फर्म ने जब मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में सर्वे किया तो 44% लोगों ने माना कि ऑफिस अफेयर करियर में आगे बढ़ने का सबसे तेज तरीका है। मतलब लगभग आधे लोग ये मान रहे हैं कि मेहनत से ज्यादा अफेयर काम आता है। इतना ही नहीं, 30% ने तो ये भी माना कि अफेयर की वजह से उन्हें असल में प्रमोशन और सैलरी हाइक मिले हैं। ये तो पूरे कॉर्पोरेट एथिक्स पर ही सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल। और तीसरा कॉर्पोरेट फैक्टर है ओवरवर्क्ड। हम सब जानते हैं कि भारत में वर्क लाइफ बैलेंस की क्या हालत है। हाँ, वो तो है ही। 70% कर्मचारी ओवरवर्क्ड महसूस करते हैं। आईटी सेक्टर में तो हर 4 में से 1 कर्मचारी हफ्ते में 70 घंटे से ज्यादा काम करता है। 70 घंटे? अब आप ही बताइए, जब कोई इंसान दिन के 12-14 घंटे ऑफिस में बिताएगा तो अपने पार्टनर के लिए उसके पास क्या बचेगा? न समय, न एनर्जी। सोर्सेस में मुंबई की एक मैनेजर रंजना का उदाहरण है जो इसी बात को अपने अफेयर का जस्टिफिकेशन देती है। क्या कहती है वो? वो कहती है कि उसके और पति के पास एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं है, तो उसका मानना है कि अगर अफेयर से उसे इमोशनल फुलफिलमेंट मिल रहा है और उसके जूनियर को करियर ग्रोथ। हाँ, तो इसमें हर्जी क्या है? रंजना का ये तर्क सही है या गलत, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन ये एक गहरी सच्चाई की ओर इशारा करता है। किस तरफ? शादियों में बढ़ती भावनात्मक दूरी। पार्टनर्स एक ही घर में रहते हुए भी अजनबी बन जाते हैं। तो ऑफिस का माहौल तो एक बड़ा फैक्टर है ही, लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि ऑफिस सिर्फ एक चिंगारी है? असल में आग तो शायद हमारे समाज और घरों के अंदर पहले से ही सुलग रही थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कॉर्पोरेट कल्चर उस आग को सिर्फ भड़का रहा है, असली जड़ें तो बहुत गहरी हैं। और वो हमारे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक ताने बाने में छिपी हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है अरेंज मैरिज। ये तो हमेशा से एक बहस का मुद्दा रहा है। अब इसके आंकड़े देखिए। एशले मैडिसन, जो एक और एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग ऐप है, हाँ? उसके सर्वे में पता चला कि उनके 80% भारतीय यूजर्स की अरेंज्ड मैरिज हुई थी। 80%? हाँ, मतलब उस ऐप पर अफेयर ढूंढ रहे 10 में से 8 लोगों की शादी उनके परिवार ने तय की थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सीधा सीधा दिखाता है कि लोग अपनी शादी में खुश नहीं हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में हर 10 में से 4 लड़कियों का अपनी शादी के फैसले में कोई हाथ ही नहीं होता। सोचिए, और कई औरतें तो अपने पति से पहली बार शादी के दिन में की थी। हाँ, पुराने जमाने में तो यही होता था। और जब शादी की बुनियाद ही इतनी कमजोर हो, जहां 2 लोगों ने एक दूसरे को चुना ही नहीं, तो वहां वो भावनात्मक जुड़ाव कैसे पैदा होगा? नहीं हो सकता। वे सालों तक एक छत के नीचे रह सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन वो कनेक्शन, वो दोस्ती शायद कभी बनती नहीं। और यहीं से दूसरी समस्या निकलती है, साझा मूल्यों और रुचियों की कमी। मशहूर मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जॉन गॉटमैन की स्टडी भी यही कहती है। उनके मुताबिक लंबी और खुशहाल शादियों का सीक्रेट साथ में की जाने वाली एक्टिविटीज और भविष्य के साझा सपने होते हैं। लेकिन भारत में शादी का आधार क्या होता है? जाति, कुंडली, इनकम। कंपैटिबिलिटी तो लिस्ट में कहीं बहुत नीचे आती है। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में आपका कोवर्कर होता है जिसके साथ आपके प्रोफेशनल लक्ष्य, आपकी चुनौतियां, आपके इंटरेस्ट, सब कुछ मिलता जुलता है। सही बात है। एक सर्वे में 50% कॉर्पोरेट कर्मचारियों ने कहा कि वे उन लोगों की तरफ ज्यादा आकर्षित महसूस करते हैं जिनका काम उनके जैसा ही है। तो कनेक्शन बनना बहुत नेचुरल हो जाता है। हमारे सोर्सेज एक और एंगल की तरफ इशारा करते हैं जो थोड़ा गहरा और पर्सनल है, बचपन का आघात या चाइल्डहुड ट्रॉमा। हाँ, ये एक मनोवैज्ञानिक पहलू है। कुछ स्टडीज बताती हैं कि जिन लोगों ने बचपन में किसी तरह का भावनात्मक या शारीरिक शोषण झेला है या अपने माता पिता के रिश्ते को बहुत खराब देखा है, हाँ, वो बड़े होकर बेवफाई जैसे जोखिम भरे व्यवहार में शामिल हो सकते हैं। वे अपनी शादी के बाहर वैलिडेशन या ध्यान खोजते हैं क्योंकि वो बचपन का अनसुलझा दर्द उन्हें एक स्वस्थ स्थिर रिश्ता बनाने ही नहीं देता। और इन सब पर्सनल और सामाजिक वजहों के साथ साथ पिछले कुछ सालों में हमारे देश के कानूनों में भी बड़े बदलाव हुए हैं। निश्चित रूप से 2018 में सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला आया जिसने धारा 497 को खत्म कर दिया, यानी अडल्ट्री या व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया। हाँ,
कोर्ट का तर्क था कि ये कानून महिला और पुरुष में भेदभाव करता था क्योंकि सजा सिर्फ पुरुष को होती थी। लेकिन अब एक संसदीय समिति इसे फिर से अपराध बनाने की सिफारिश कर रही है। हाँ, एक जेंडर न्यूट्रल कानून के तौर पर। मतलब अगर ये कानून बना तो महिला और पुरुष दोनों को सजा हो सकती है। इस पर दोनों तरफ से मजबूत तर्क है। हाँ, एक पक्ष का मानना है कि शादी की संस्था की पवित्रता बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। वहीं दूसरा पक्ष कहता है कि ये दो वयस्कों के बीच का निजी मामला है और राज्य को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। एग्जैक्टली ये शादी के कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन हो सकता है जिसके लिए तलाक या सिविल जुर्माने का रास्ता है, लेकिन इसे क्रिमिनल अपराध बनाना गलत है। और सोर्सेज में एक और कानूनी पहलू का जिक्र है, गुजारे भत्ते यानी एलिमिनी के कानूनों का कथित दुरुपयोग और झूठे मामलों का डर। हाँ, जिसके कारण कई पुरुष अब शादी करने से ही कतराने लगे हैं। तो ये पूरी तस्वीर बहुत कॉम्प्लेक्स है। कॉर्पोरेट दबाव, सामाजिक ढांचा, व्यक्तिगत मनोविज्ञान और कानूनी बदलाव सब मिलकर इस समस्या को बढ़ा रहे हैं। तो फिर इसका हल क्या है? क्या रिश्ते बचा ही नहीं जा सकते? हमारे सोर्सेस कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल समाधान भी सुझाते हैं। हाँ, और अच्छी बात यह है कि ये समाधान किसी रॉकेट साइंस पर नहीं बल्कि आपसी समझ और कोशिश पर टिके हैं। सबसे पहला और सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट है गैरी चैपमैन की 5 प्रेम भाषाएं। 5 लव लैंग्वेजेस। हाँ, मैंने भी सुना है इसके बारे में। इसका आइडिया ये है कि हर इंसान का प्यार जताने और महसूस करने का तरीका अलग होता है। Exactly. और अक्सर कपल्स की लव लैंग्वेज मैच नहीं करती। तो क्या हैं ये भाषाएं? पहली भाषा है सराहना के शब्द, यानी बस अपने पार्टनर की छोटी छोटी बातों के लिए तारीफ करना। दूसरी है गुणवत्ता वाला समय। हाँ, मतलब जब आप साथ हों तो फोन साइड में रखकर सिर्फ एक दूसरे पर ध्यान दें, डेट नाइट्स प्लान करें, कहीं घूमने जाएं। तीसरी है उपहार, और इसका मतलब महंगे तोहफों से नहीं है बल्कि उस भावना से है कि आप उनके बारे में सोच रहे थे। चौथी है सेवा के कार्य, मतलब बिना कहे पार्टनर के लिए कोई काम कर देना, जैसे उनकी चाय बना देना या कोई बिल भर देना। और पांचवी है शारीरिक स्पर्श। हाँ, हाथ पकड़ना, गले लगाना, जो रिश्ते में नजदीकी बनाए रखता है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। बिल्कुल, लेकिन इन्हें लगातार करने से रिश्ते की नींव मजबूत होती है। एक और बहुत ही सरल लेकिन असरदार सुझाव है नो फोन जोन बनाना। ये तो आज के जमाने में सबसे जरूरी है। न्यूयॉर्क के एक मैरिज कोच हैं पीटर मैकफैडन, जिन्होंने 5000 से ज्यादा कपल्स के साथ काम किया है। अच्छा। उनका सुझाव है कि सोने से पहले अपने बेड को नो फोन जोन बना दीजिए। वो समय सिर्फ एक दूसरे से बात करने के लिए होना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के लिए। ये सच में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और एक और समाधान है जिसपे हमारे समाज में आज भी खुलकर बात नहीं होती, कपल थेरेपी। हाँ, आज भी इसे एक टैबू माना जाता है। लोग कहते हैं घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। लेकिन एक रिलेशनशिप काउंसलर से बात करना कोई शर्म की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो एक न्यूट्रल इंसान होता है जो आपको एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकता है। और शायद इन सबसे बढ़कर सबसे जरूरी समाधान तो शादी होने से पहले ही है, सही पार्टनर चुनना। बिल्कुल, ये शायद जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। सोर्सेज इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि शादी से पहले हर मुद्दे पर ईमानदारी से और खुलकर बात होनी चाहिए। जैसे पैसों को लेकर आपकी सोच क्या है, करियर के लक्ष्य क्या हैं, बच्चे चाहिए या नहीं। हाँ, एक दूसरे से उम्मीदें क्या हैं। एक परफेक्ट पार्टनर जैसा कुछ नहीं होता। सही बात है। एक लंबा और सफल रिश्ता तब बनता है जब दो इम्परफेक्ट लोग एक दूसरे की कमियों के बावजूद साथ में आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। जैसा कि एक सोर्स में कहा गया है, रिश्तों में परफेक्शन नहीं प्रोग्रेशन यानी प्रगति मायने रखती है। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि भारत में रिश्तों का ये जो उलझा हुआ दौर चल रहा है उसकी कोई एक वजह नहीं है। नहीं, ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा है जिसमें कॉर्पोरेट दुनिया का दबाव, हमारे समाज के पुराने नियम, व्यक्तिगत अनसुलझे मुद्दे और बदलती उम्मीदें सब एक साथ आकर टकरा रहे हैं। इन सभी सोर्सेज का विश्लेषण करने के बाद एक आखिरी सवाल मन में आता है। क्या? हमने कपल्स के लिए व्यक्तिगत समाधानों पर बात की, एक दूसरे से बात करें, थेरेपी लें, सही पार्टनर चुनें, ये सब बहुत जरूरी है। लेकिन ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। जैसे जैसे हमारे काम करने का तरीका, हमारी आजादी की परिभाषा और हमारी व्यक्तिगत आकांक्षाएं इतनी तेजी से बदल रही हैं, तो क्या अब वक्त आ गया है कि आधुनिक भारत के लिए विवाह की इस पारंपरिक संस्था को ही एक नए सिरे से डिजाइन करने के बारे में सोचा जाए?